नमस्कार दोस्तों, आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज का ये हमारा पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम जानेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत डीप में हम इसकी चर्चा करेंगे। एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मैंने स्लाइड बनाई हैं उन्हीं को मैं आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है राहुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कंपटीशन क्लासेस विद राहुल सर। तो चलिए पहली स्लाइड पर चलते हैं। तो ये है हमारी पहली स्लाइड और इसमें मैंने संविधान की प्रस्तावना को लिखा है। ये वो प्रस्तावना है जो आज के संविधान में दी हुई है। जो मूल संविधान था उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। मूल संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द नहीं थे। कौन कौन से शब्द हैं? एक समाजवादी है, एक पंथ निरपेक्ष है और एक अखंडता है। ये बाद में जोड़े गए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप याद रखें, 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। ये 1976 में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन करके। ठीक, अब देखिए, इसको मैं एक बार पहले पूरे को पढ़ देता हूँ, उसके बाद एक एक शब्द की हम व्याख्या करेंगे। तो शुरू होती है प्रस्तावना हम भारत के लोगों से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके बाद फिर अगले 5 शब्द शुरू होते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इससे ऊपर 3 न्याय थे। कौन कौन से थे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके बाद फिर 2 तरह की समता यानी समानता है। कौन कौन सी है? एक है प्रतिष्ठा और एक है अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। कैसी बंधुता? जिसमें व्यक्ति की गरिमा भी हो, राष्ट्र की एकता भी हो और अखंडता भी हो। ऐसी बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इस दिन को हम संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। एतत् द्वारा मतलब हम अपने आप इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है पूरी प्रस्तावना। तो देखिए, इसमें बड़े टेक्निकल शब्द हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, इतनी डिटेल से पढ़ते नहीं, छोड़ जाते हैं, सिर्फ फैक्टों को याद करते हैं। आप पहले इसको पढ़िए, इन शब्दों का मतलब समझिए, आपको समझ में आएगा। प्रस्तावना ही समझ में नहीं आएगा, आपको संविधान भी समझ में आएगा। प्रस्तावना को अगर अच्छे से समझ लिया तो आप ये जान जाएंगे कि संविधान कैसा होगा भारत का, उसमें क्या लिखा होगा, बहुत कुछ आपके क्लियर हो जाए। तो अब देखिए, हम इसको कई हिस्सों में बांट के और फिर इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम भारत के लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भारत के लोग क्या हैं, क्यों लिखा है ये, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इन 5 शब्दों के बारे में बात करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर 3 तरह के न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनके बारे में बात करेंगे। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता हैं। कौन कौन सी? एक विचार की, एक अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हैं, इनके बारे में बात करेंगे। 2 प्रकार की समानता हैं। कौन कौन सी हैं? प्रतिष्ठा और अवसर, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में फिर 3 तरह के संकल्प हैं नागरिकों के लिए। कौन कौन से? एक तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता, इनके बारे में बात करेंगे। और फिर ये 3 शब्द हैं, इनके बारे में भी जानेंगे, इनका क्या मतलब होता है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम भारत के लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानिए। शुरुआत इसी से होती है प्रस्तावना की। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरह की जो भाषा है प्रस्तावना की, इसका मतलब क्या है? हमें ये लगता है जैसे हम लोगों ने ये प्रस्तावना लिखी हो, भारत के आम लोगों ने ये प्रस्तावना लिखी हो, लेकिन प्रस्तावना तो लिखी संविधान सभा के लोगों ने। तो वो संविधान सभा के लोग ये क्यों नहीं लिखते प्रस्तावना में कि हम संविधान सभा के सदस्य, वो ये क्यों लिख रहे हैं हम भारत के लोग? इसका सीधा सा मतलब है कि देखिए,
भारत की संविधान सभा के सदस्य अपने आप को भारत के लोगों का सिर्फ प्रतिनिधि मानते हैं। वो अपने आप को स्पेशल नहीं मानते हैं, वो ये मानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो मूलतः भारत के लोगों से शक्ति ले रहा है। भारत के लोग ही इस संविधान को बनाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ शब्द का इस्तेमाल किया हम भारत के लोग, ना कि हम भारत की संविधान सभा के सदस्य। तो क्लियर हुआ, हम भारत के लोगों का मतलब है भारत की आम जनता, और भारत की आम जनता संविधान सभा बना रही है और फिर संविधान सभा संविधान बना रही है। इस प्रकार से संविधान को अगर एक रूप में देखा जाए तो भारत की जनता ही बना रही है। इसके बाद वो 5 शब्द जिनकी मैंने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। इनका क्या मतलब होता है, एक एक समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ये पूरा शब्द। इसका मतलब क्या है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, और लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया। तो हम ये चाहते थे कि अपने संविधान में कुछ ऐसा प्रोविज़न कर दें ताकि कल को ऐसा ना हो कि हमें आज़ादी मिलने के बाद भी इंग्लैंड या फिर कोई और देश हमें हमारी सत्ता में, हमारे नीति में, निर्माण में कोई दखल अंदाजी करे। तो हमने साफ साफ लिख दिया कि हम प्रभुत्व संपन्न देश हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई ना हो, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, सारे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, जो अपने सारे डिसीजन खुद करता हो। प्रभुत्व संपन्न, सॉवरनिटी अंग्रेजी में शब्द है इसके लिए, सॉवरनिटी। तो हम सॉवरन कंट्री हैं, ठीक, समझ में आया। समाजवादी का मतलब है 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं इस विश्व में, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी। पूंजीवादी का एग्जाम्पल जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जहाँ पर सरकारी नियंत्रण बहुत कम है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता है, सरकार केवल रेगुलेशन करती है। दूसरी तरफ कुछ समाजवादी देश थे, उस समय ज़्यादा थे, आज कम है। यूएसएसआर जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, था उस समय समाजवादी देशों का, या फिर चीन को आप कह सकते हैं, क्यूबा। इस तरीके से हमने भी समाजवादी शब्द, हालांकि ये बाद में जोड़ा है, लेकिन हमने भी ये कोशिश की है कि हमारी जो व्यवस्था हो वो समाजवादी हो। समाजवादी का मतलब है ऐसी व्यवस्था जिसमें सारे संसाधन सरकार के हैं, सार्वजनिक हैं, और सरकार की जिम्मेदारी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन सारे नागरिकों में बराबर हो, और जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनको सरकार पूरा करे किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से हमने उस समय समाजवादी शब्द को अपनाया और अपने प्रस्तावना में उसको लिख दिया। आगे है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बात है, मतलब कोई धर्म नहीं। किसका कोई धर्म नहीं? स्टेट का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं। इसका मतलब ये नहीं है किसी व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य ना किसी धर्म को बढ़ावा देगा, ना किसी धर्म के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में रह सकता है, वो अपने अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर सकता है। राज्य किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये हो गया पंथनिरपेक्ष। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की व्यवस्था आपको पता ही है, डेमोक्रेसी। आजकल ज़्यादातर देशों में डेमोक्रेसी है। वह शासन जो जनता द्वारा चलाया जाता हो, जनता के प्रतिनिधि चुन के जाते हों और फिर वो जनता पर शासन करते हों, जैसे हमारे यहाँ चलता है, इंग्लैंड में चलता है, अमेरिका में चलता है। ये है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। गणराज्य क्या है? गणराज्य और लोकतंत्र में थोड़ा सा अंतर है। गणराज्य, गणतंत्र वह राज्य होता है जिसमें सर्वोच्च जो पद होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, या फिर कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री है, वो वंशानुगत ना हो, उनका भी चुनाव हो, जनता उनको भी निर्वाचित करती हो। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री का भी निर्वाचन होता है। लेकिन अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जो उनका संविधान का सर्वोच्च पद है उसको वहाँ क्राउन कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति है, ऐसे वहाँ राष्ट्र प्रथम जो है उसका निर्वाचन नहीं होता, वो वहाँ का खानदानी राजा होता है और वो वंशानुगत पद है। हालांकि उसकी शक्ति बहुत कम कर दी गई है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर लोकतंत्र तो है, गणतंत्र नहीं। ठीक, समझ में आए पांचों शब्द। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए, किस क्रम में है। प्रभुत्व संपन्न पहले है, फिर समाजवादी है, फिर पंथनिरपेक्ष है, फिर लोकतंत्र है, फिर गणतंत्र।
जनरली सवाल ऐसे ही पूछता है, शब्दों को दे देता है, उनका क्रम लगवाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, आपको इसका क्रम याद रखना है और एक इसका क्रम। ये स्वतंत्रता जो है 5 और ये 5 सिद्धांत जो हैं ऊपर, इनके दोनों के क्रम हमें पता होना चाहिए, कौन सा शब्द किस नंबर पर है। अब देखिए 3 न्याय हैं, इनमें तो कोई बात ही नहीं है, क्लियर है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें से भी सवाल पूछता है, कई बार कहता है कि निम्न में से कौन से न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। एक चौथा न्याय और दे देगा, जैसे मान लो धार्मिक दे दे, तो धार्मिक न्याय नहीं है। आपको याद रखना सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय। न्याय का मतलब है कि इन चीज़ों को लेकर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जैसे सामाजिक स्तर पर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, आर्थिक स्तर पर अन्याय नहीं होगा, यानी अगर आर्थिक यानी कोई ऐसी योजना है सरकार की तरफ से, कोई फ़ायदे का मामला है, तो उसमें सबको बराबर मिलेगा। राजनीतिक रूप में किसी के साथ न्याय नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति राजनीति में जा सकता है, चुनाव लड़ सकता है, ठीक। और फिर 5 स्वतंत्रता हैं, वो स्वतंत्रता कौन सी हैं? विचार, कोई भी विचार किसी के मन में आ सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अभिव्यक्त करने की अपनी क्षमता, हमारे पास एक मूल अधिकार भी है अभिव्यक्ति का। देखिए ये जो शब्द हैं ये आगे चलकर भी आएंगे, मूल अधिकारों में भी आएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी आएंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो प्रस्तावना में ये शब्द दिए गए हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि संविधान ने ये अधिकार हमें दे दिए। ये शब्द यदि संविधान के मूल अधिकार के तहत हैं, तब हम ये मानेंगे कि ये अधिकार हमारे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। और अगर कोई रोकता है तो हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन प्रस्तावना में इन शब्दों का सिर्फ मतलब ये है कि वो ये अपेक्षा कर रहे हैं, जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, कि हमारा संविधान ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए, ठीक। तभी कहा जाता है कि ये जो प्रस्तावना है न्यायोचित नहीं है। मतलब इसके शब्दों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि साहब इसमें लिखा हुआ है और ये विश्वास या धर्म की उपासना, और मुझे जो है कोई नहीं करने दे रहा, मुझे मेरी इस विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है। ये बात चूँकि हमारे धर्म की स्वतंत्रता उसमें भी है मूल अधिकार में, तो मूल अधिकार को लेकर आप जा सकते हो कोर्ट में, इसको लेकर, प्रस्तावना को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी हैं। कौन कौन सी है? विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास हम किसी पे करें, धर्म हम किसी को माने, उपासना हम किसी की कर सकें। ऐसा संविधान बनाना हमारे संविधान निर्माता चाह रहे हैं। और 2 समानताएं हैं। फिर कौन सी 2 समानताएं हैं? एक प्रतिष्ठा, हर व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा होती है, तो प्रतिष्ठा सबकी समान होनी चाहिए। और एक अवसर, यदि कोई अपॉर्चुनिटी मिले शासन से, प्रशासन से, तो उसमें कोई किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको बराबर मिले। तो 5 सिद्धांत हो गए, 3 न्याय हो गए, 5 स्वतंत्रता हो गई, 2 समानता हो गई, और बाद में 3 संकल्प, या ये कह लीजिए कि ये सारी चीज़ें तो अपेक्षा की जा रही है कि राष्ट्र से मिले, राज्य से मिले, स्टेट से मिले नागरिकों को। लेकिन ये 3 चीज़, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता, ये अपेक्षा की जा रही है नागरिकों से कि नागरिक ये ख्याल रखें कि किसी व्यक्ति की गरिमा को हर्ट ना करें, राष्ट्र की एकता बनाए रखें, राष्ट्र की अखंडता बनाए रखें। यानी ऐसी, आगे एक शब्द इसमें है, हमने पूरी जब प्रस्तावना पढ़ी तो वो आया, ऐसी बंधुत्व की भावना बढ़ानी है जिसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होती है। इसके बाद 3 और शब्द हैं जिन पे लास्ट में ध्यान जाता है, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित। लगभग एक से लगते हैं, लेकिन इनमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर है, मैं बता दे रहा हूँ क्या है। ये कह रहे हैं कि संविधान सभा के सदस्य कह रहे हैं कि हम 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, एक शब्द है एतद द्वारा, उसका मतलब होता है अपने आप से, इस संविधान को क्या क्या करते हैं। पहला शब्द है अंगीकृत करते हैं। मतलब अंगीकृत करने का मतलब क्या है? अंगीकृत का मतलब होता है अडॉप्ट करना, अपनाना। और दूसरा है अधिनियमित, अधिनियमित का मतलब है लागू करना। और तीसरा आत्मर्पित करना, मतलब अपने आप को सौंपना। भाई किसी दूसरे के लिए थोड़ी संविधान बनाया, दूसरे पर थोड़ी लागू करना, अपने आप पे ही तो लागू करना। तो पहले हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, मान लिया, उसके बाद लागू कर दिया, उसके बाद अपने को सौंप दिया, ये अपने आप पर भी लागू कर दिया। तो ये 3 शब्द हैं। अब आपको समझ में आया होगा इस
जो प्रस्तावना है इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस स्लाइड में मैंने वो महत्वपूर्ण वाद लिए हैं, वो महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लिए हैं जिनमें प्रस्तावना के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है। हालांकि सीधे सीधे प्रस्तावना से इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पता है जब संवैधानिक पीठ बनती है, सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते हैं, तो कई सारे मामलों को मर्ज करके सुना जाता है, तो उसमें कई चीज़ों का जिक्र होता है जो डिसीजन आते हैं। तो ये ऐसे मामले हैं जिनमें प्रस्तावना के बारे में डिसीजन आए। देखिए सबसे पहला मामला हुआ बेरूबाड़ी का 1960 का। बेरूबाड़ी क्या है, एक जगह का नाम है, ये भारत पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान था, बांग्लादेश नहीं था, उसके बॉर्डर पर कोई जगह है, कोई गांव है। वो विवाद था, भारत देना चाह रहा था कुछ हिस्सा पाकिस्तान को, तो वो मामला चला गया कोर्ट में। तो कोर्ट में उस मामले पर विचार करते हुए प्रस्तावना के बारे में एक बात कही और कोर्ट ने ये डिसीजन दिया 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, और जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। अब ये बात क्यों कही सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना पहला पेज है संविधान का। अनुच्छेद 1 इसके बाद से शुरू होता है, अनुसूची भी बाद में आती है। तो उसने कहा कि हम संविधान को, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो डिसीजन दिया उसमें कहा गया कि हम संविधान को अनुच्छेद 1 से मानते हैं। अब ये अनुच्छेद में किसी में आता नहीं, अनुसूची में किसी में आता नहीं, तो ये तो सिर्फ एक तरीके से एक ऐसे मान के चलिए जैसे किसी किताब की कोई भूमिका होती है, ठीक। तो इसको हम संविधान का भाग नहीं मानते, और जब ये संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। उसके बाद में 13 साल बाद एक और केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये बहुत बड़ा मामला था, अभी तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ इस मामले में बैठी और बहुत बड़ा एक डिसीजन आया। उसमें कहा गया कि नहीं, अपने ही डिसीजन को पलटा सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि नहीं, संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है, मूल भाग है, और इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, संसद को संशोधन करते समय, संशोधन तो वो पूरे संविधान में कर सकती है, प्रस्तावना सहित पूरे संविधान में संशोधन करने का अधिकार है संसद को, लेकिन ऐसा कोई संशोधन ना हो जिससे संविधान का मूल ढांचा आहत हो या जिससे मूल ढांचे को नुकसान हो। अब मूल ढांचा क्या है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो मूल ढांचा माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचे की व्याख्या हम करते रहेंगे समय समय पर, आज ही नहीं बताएंगे कि मूल ढांचा क्या क्या है, हम बताते रहेंगे कि ये मूल ढांचा है। और फिर एसआर मुंबई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्ष शब्द को भी संविधान का मूल ढांचा कहा है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केस हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए। वैसे तो ये कई बार आएंगे जब हम राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, बार बार इन केसों का जिक्र होगा, लेकिन हमें प्रस्तावना के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पता होना चाहिए कि प्रस्तावना के बारे में 1960 में क्या मत था सुप्रीम कोर्ट का, फिर 73 में बदल गया, पहले उसने नहीं माना इसको भाग, फिर 1973 में मान लिया, बाद में इसके एक शब्द पर विवाद हुआ, पंथ निरपेक्ष शब्द पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अब कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं प्रस्तावना से रिलेटेड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये, इनसे क्वेश्चन वनडे कॉम्पिटिशन में तो पूछा ही जाता है, बड़े एग्जाम में तो इस तरीके से डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछे जाते, लेकिन वनडे कॉम्पिटिशन के हिसाब से ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिए। ज़्यादातर जो ये फैक्ट हैं इनका जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। देखिए एक तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए संविधान सभा कहाँ से आई, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, इस प्रस्तावना का ही ड्राफ्ट था, और फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया। तो आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना कहाँ से आई, प्रस्तावना आई उद्देश्य प्रस्ताव से। किसने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 13 दिसंबर को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई जिस दिन, उसी दिन इसको स्वीकार नहीं किया गया, इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में। ठीक, दूसरा फैक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 चीज़ें हैं, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली है हमने, प्रस्तावना ली है हमने यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन इसकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की
संविधान की प्रस्तावना से मेच खाती है। तो एक क्लियर रखें दोनों चीज़ें। कई बार क्वेश्चन आता है कि इसकी भाषा कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसको कहाँ से लिया है, यूएसए अमेरिका के संविधान से। ठीक। तीसरा फैक्ट है, प्रस्तावना में 3 शब्द हैं, मैंने बता दिया आपको, एक पंथनिरपेक्ष, एक समाजवादी और एक अखंडता। मूल प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए, 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद का जो फैक्ट है वो भी मैं बता चुका हूँ। उद्देशिका या प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ये है कि यदि संविधान के किसी अनुच्छेद में कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो उसको क्लियर करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। प्रस्तावना पढ़कर ये पता चलता है कि संविधान निर्माता क्या चाह रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। तो इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, ना ही इसको लेकर आप कोर्ट में जा सकते। इसके बाद में एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि जनरली क्या कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा। कई लोगों ने इसको कहा है, जैसे एक न्यायाधीश हुए हिदायतुल्लाह, उन्होंने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो वो प्रस्तावना नहीं है, वो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेंशन हो सवाल में तो आप ध्यान रखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं कहा है, बल्कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। एक और क्वेश्चन है, के.एम. मुंशी ने क्या कहा है। के.एम. मुंशी ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको ये संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली कहते हैं। इनका जो मत है वो ये है, के.एम. मुंशी एक हमारे वरिष्ठ संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने कहा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इतना पढ़ने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आएंगे और आप आराम से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।